ओके, जल्दी से जुड़ जाइए बच्चों, प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का अकाउंट्स कैप्सूल एकेडमी में। आज हमारी जो क्लास है वो जो पहली क्लास है वो लॉ की रहेगी। जैसा कल मैंने आप लोगों के पास टाइम टेबल भेजा था, उसी के हिसाब से पहले लॉ की क्लास होगी, देन फिर हमारी दूसरी क्लास होगी अकाउंट्स की। जी, पेपर 1 में है हम। साथ साथ आप रिवीजन कर भी रहे होंगे, नहीं भी कर रहे होंगे तो भी बहुत सारी चीजें हम रिवाइज करा देंगे। रिवीजन साथ साथ ही हो रहा है, आप लोगों का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डन हो जा रहा है। जल्दी से जुड़ जाइए, शाबाश। कीर्ति और भावना और शेख राशिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरे बच्चों, पहले कोई जो कल कराया था उसमें कोई डाउट हो तो बताएं। अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे चलूँ। कोई डाउट है, आप लोग स्पीकर ऑन करके हैंड रेज करके मुझे बता सकते हैं, माइक ऑन करके। मैं माइक परमिशन दे दूंगा, आप हैंड रेज करेंगे तो। कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए जल्दी से। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है भावना, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले कल वाली वीडियो देखो, देन आगे बात करना। क्योंकि कल वाली वीडियो देखने के बाद ही आज वाली समझ आएगी बेटा, ठीक है। फिर कल जी कोई डाउट नहीं, ओके बेटा। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। यहाँ तक आप लोगों को दिखाई दे रहा है, साफ साफ सुनाई भी दे रहा है ना? साफ साफ सुनाई दे रहा है। चलिए, कल एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ, कल हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। कैविटेम्टर क्या होता है कि लेट बायर बी अवेयर, बायर बी अवेयर, खरीदार सावधान रहेगा। हमने बोला कंडीशन एंड वारंटी में गारंटी एंड वारंटी होती है। सर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हमने बोला था बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन और स्टेटमेंट कही जाती है गुड्स के रेफरेंस में। वो सारी ही स्टेटमेंट हमारी पार्ट बन भी सकती है कॉन्ट्रैक्ट का, और पार्ट नहीं भी बन सकती। सर पार्ट बनेंगी तो भी स्टेपुलेशन बोली जाएंगी, पार्ट नहीं भी बनेगी तो भी स्टेपुलेशन बोली जाएंगी। लेकिन लेकिन जब स्टेपुलेशन नहीं बनती है, जब बंधन नहीं बनती है, तो उस टाइम पे वो केवल रिप्रेजेंटेशन होगी। और जब स्टिपुलेशन बन जाती है तो वो फिर हमारी कंडीशन और वारंटी बन जाती है, ठीक है ना, कंडीशन बन जाती है। तो सर कंडीशन रूट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, जड़ होती है, गारंटी होती है, एसेंशियल एलिमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट का, जबकि वारंटी जो होता है वो कोलेटरल होता है, कोलेटरल टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर इसका ब्रीच हो जाता है तो हमने बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएटेड हो जाता है, जबकि वारंटी के केस में क्लेम होता है, केवल क्लेम ऑफ डैमेज मिलता है। यहां पर बात करी थी, कुछ क्वेश्चंस भी हमारे आए थे। जब कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है कि जब हम कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जब हम कंडीशन को वारंटी ट्रीट करेंगे। सर कंडीशन को, इसको एसेंशियल एलिमेंट को हम क्या मान लेंगे, कोलेटरल मान लेंगे। कौन कौन सी? जब खुद से बायर बोले, जब खुद से बायर बोले कि भैया ये कंडीशन नहीं है, वारंटी है, तो बस फिर तो है ही। और क्या हो सकता है, और एक्सेप्टेंस दिखा दे गुड्स को लेकर के, कौन बायर एक्सेप्टेंस दिखा दे तो भी हो सकता है। ये हमने कल डिस्कस करा था। जी बिल्कुल बिल्कुल। कंडीशन एंड वारंटी में हमने बोला था कल, दो तरीके की कंडीशन होती है या दो तरीके की वारंटी होती है, एक इंप्लाइड होती है और एक कौन सी होती है मेरे बच्चों, एक एक्सप्रेस्ड होती है। इंप्लाइड और एक्सट्रैक्ट होती है, एक्सप्रेस्ड होती है, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई है वो एक्सप्रेस्ड, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी नहीं गई है फिर भी मानना है कि है, क्या कह रहा हूं मैं, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी नहीं है लेकिन फिर भी मानना कि है, वो क्या होती है हमारी, वो मेरे बच्चों इंप्लाइड होती है। इंप्लाइड होती है वो हमारी। आगे हम बात करेंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एम्प्लॉयड कंडीशन की टाइप की। पहले एम्प्लॉयड कंडीशन पढ़ेंगे। एक्सप्रेस तो लिखी ही होंगी, इनका कोई जिक्र नहीं करना। इनका हमने कोई जिक्र नहीं करना। क्यों नहीं करना? ये पेपर में ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है, तो जो लिखा हुआ वही बात मान लेनी है। लेकिन ये इंप्लाइड होंगी, ये लिखी नहीं होंगी, तो मानेंगे कैसे, कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी, तो उसके बारे में चर्चा करनी है बस हमने, ठीक है। उसके बारे में चर्चा करनी है, बाकी कुछ इतना खास नहीं है इसमें। लिखिएगा टाइप्स ऑफ, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है। जल्दी 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 हम निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बहुत जल्दी भी नहीं है, बहुत प्यार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, सिलेबस लेट नहीं है हमारा, ठीक है। सिलेबस लेट नहीं है, याद रखना। टाइप्स लिखिए, टाइप्स ऑफ इंप्लाइड कंडीशन, इंप्लाइड कंडीशन।
एक मिनट रुकेंगे भाई। टाइप ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन, कौन कौन से टाइप्स होते होंगे? पहला, कंडीशन एज ए टाइटल ऑफ गुड्स। पहला, कंडीशन एज टू टाइटल ऑफ गुड्स। कंडीशन एज टू टाइटल ऑफ गुड्स। मेरे बच्चों होगा क्या, हर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ये बातें छिपी होंगी। कैसी? कि जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, दुकान में कोई सामान रखा हो, दुकान के बाहर कोई सामान रखा हो, सेलर दुकान में क्यों सामान रखता है? बोलो जी इसलिए रखता है ताकि वो बेचनी होगी। बिल्कुल ठीक बात है। खरीदने वाला ये मान लेता है कि ये सामान सेलर का ही है, तभी वो बेच रहा है। मेरी बात समझ में आई क्या? ये है कंडीशन एज टू टाइटल ऑफ गुड्स, इंप्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल ऑफ गुड्स, कि हमेशा बायर ये सोचता है कि जो सामान मैं सेलर से ले रहा हूं ये सेलर का ही है, ये सेलर का ही है। टाइटल ऑफ गुड्स मतलब ये ओनरशिप सेलर की ही है, भले ही ये चोरी का हो। अब होगा क्या मेरे बच्चों, मैंने एक दिन आप लोगों को ये बताया था कि किसी ने चोरी करके, कोई चोरी करके सामान ले आया और आपको ला करके बेच दिया, आपको ला करके बेच दिया उसने। तो जब पुलिस पकड़ती है तो आपको भी पकड़ के लेकर के जाती है और चोर को भी पकड़ के लेकर के जाती है। फिर आपसे पूछताछ होती है कि तुम्हें ये सामान क्यों मिला, कहां से मिला, तुम्हें पता नहीं था ये चोरी का है? बोला जी चोरी का पता नहीं था हमें। अच्छा, अगर सामान सरकारी हो, अगर सामान सरकारी हो और वो चोरी हो जाए तो गवर्नमेंट फिर जेल में ही डाल देती है, पुलिस। क्यों? क्योंकि वो कहती है अच्छा अच्छा तुम्हें इसमें मार्का नहीं दिखाई दिया, ये गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट के ये जो ट्रांसफार्मर है इनको चोरी करके लेकर के चला गया कोई। बाहर जो स्टूल लगे होते हैं लोहे के, उनको चोरी करके लेकर के चला गया। पेड़ों के चारों तरफ जो जाली करके लगी हुई है उनको चोरी करके कोई चला गया, तो होगा क्या? तुरंत पुलिस पकड़ के लेकर के जाएगी। अरे सर मैं चोरी करके लेकर के गया था, मैंने किसी और को दे दिए, पुलिस उसको भी पकड़ के लेकर के जाएगी, बोलेगी तुम्हें नहीं पता था, मार्का नहीं दिखा तुम्हें? मार्का मतलब इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं दिखा तुम्हें गवर्नमेंट का? बोला जी दिखा तो था, मेरे मन में लालच आ गया। कोई बात नहीं। लेकिन मेरे बच्चों एक कंडीशन और भी है, दुकान पे सामान रखा हुआ है बाहर, सेलर बेच रहा है, परचेजर जाता है तो परचेजर तो यही समझता है ना कि ये टाइटल इसके पास है, ये इंप्लाइड कंडीशन है, ये इंप्लाइड कंडीशन है। कंडीशन बोला है, वारंटी नहीं, कंडीशन बोला उसने, इंप्लाइड कंडीशन है। मतलब जब हम खरीदते हैं ना कोई चीज, तो भले ही बताने वाला बताए या ना बताए, हम ये जरूर मान लेते हैं, ये शर्त है, हम ये मान लेते हैं कि ये चीज बायर की ही, सॉरी ये चीज सेलर की ही है। ठीक है, बात समझ आई? बस यही बात थी भाई, कंडीशन एज टू टाइटल ऑफ गुड्स। मान लो अब क्या होगा, अब अगर इस कंडीशन का, ये इंप्लाइड कंडीशन है, अगर इस कंडीशन का ब्रीच होगा तो ब्रीच कौन करेगा? बायर तो कर नहीं सकता, सेलर ही तो इस कंडीशन का ब्रीच करेगा। कौन सी कंडीशन? टाइटल ऑफ गुड्स। क्या करेगा? वो चोरी का माल अपनी दुकान में रखे हुए था, हम ये सोच रहे थे मालिकाना हक किसका है, लेकिन उसने चोरी करके लेकर के आया है तो मालिकाना हक उसका नहीं था। अब उसने चीज मेरे को बेच दी, थोड़े दिन के बाद पुलिस आई उसके पास में, उसको पता चल गया पुलिस को कि वो चोरी करके लेकर के आया था, पुलिस सेलर के पास गई, सेलर को जाकर के क्या कर लिया? पकड़ लिया। सेलर ने जाते ही तुम्हारा नाम ले दिया कि मैंने उसको बेची थी। अब तुम्हारे पास आ गई पुलिस, पुलिस तुम्हारे पास से वो सामान उठा करके लेकर के चली जाएगी, तुम्हें नहीं पकड़ पाएगी। बोल जी पकड़ेगी क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि क्योंकि अब यहां पे इंप्लाइड कंडीशन थी। तुमने तो ये माना था ना कि दुकान के बाहर कोई शीशे में कोई चीज रखी हुई वो उसी की है, दुकानदार की ही है, सेलर की ही है। बात समझ आई? बोला जी आई। इसमें क्या था, अलग थोड़ी बताया आपने। हाँ तो सर अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अब समस्या ये है कि ये बता दो सर कि ये जो सामान है, अब इसका मुझे कंपनसेशन मिलेगा या क्या मिलेगा? तो मेरे बच्चों गवर्नमेंट आपको उस सामान के बदले में आपने जो भी कुछ दिया था, किसको दिया था? सेलर को।
गवर्नमेंट आपको उसके सेलर को वापस रुपए दिला देगी। मतलब सही है, वही का वही। क्या कंडीशन के केस में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो रेपुडिएट हो जाएगा, और रेपुडिएट होगा तो सामान के रुपए तुरंत के तुरंत वैसे के वैसे मिल जाएंगे आप लोगों को। सर कोई क्लेम भी मिलेगा? हमारा सामान खराब हुआ थोड़ी हुआ है, क्लेम किस चीज का? क्लेम कोई नहीं है यहाँ, यही है बस, डैमेज क्लेम नहीं होगा यहाँ पे कोई। बात समझ आई बोला जी? आई बस। तो डनाडन डन लिख दीजिए एक बार। अगर बात आप लोगों को समझ में आई है तो जल्दी से लिख दीजिए हाँ सर समझ में आ गई, जल्दी से। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है। हम जी बिल्कुल, चलिए लिखिए। इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, लिखिए इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इट इज इम्प्लाइड, ये छिपी हुई बात है। क्या छिपी हुई बात है सर? दो बातें। क्या? इन केस ऑफ सेल, इन केस ऑफ सेल, अगर सेल हो रही है तो सेलर हैज ए राइट टू सेल। क्या? सेलर हैज अ राइट टू सेल। सेल के केस में माना जाता है, माना जाता है कि सेलर को सेल करने का या बेचने का अधिकार है, बेचने का अधिकार है। सेलर को बेचने का अधिकार है, मतलब ऑनरशिप सेलर की ही है, की ही है, ऐसा माना जाता है। जरूरी नहीं है हो भी ऐसा, लेकिन माना जाता है ऐसा। ठीक है। दूसरी बात, दूसरी बात मेरे बच्चों, इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, अगर एग्रीमेंट हो रहा है सेल का तो माना जाता है सेलर हैज ए राइट टू सेल द गुड्स टू राइट, अरे भाई अच्छा, राइट टू सेल द गुड्स। एग्रीमेंट ही तो करा है, तो माना जाता है कि सेलर के पास राइट है गुड्स को बेचने का एट द टाइम, एट द टाइम when property is to pass, at the time when property is to pass, is to pass, मतलब ये ऑनरशिप का मतलब, प्रॉपर्टी इज टू पास का मतलब क्या है? ऑनरशिप जब पास करी जा रही है, सीधी सीधी बात ये, जब उसके पास वो चीज आ जाएगी तो क्या होगा? सीधी सीधी उसको बेचने का अधिकार ही एग्रीमेंट टू सेल में है। ठीक है। मतलब यहाँ पे भी सेलर को वही अधिकार है। अरे दो ही तो चीजें होती है कॉन्ट्रैक्ट में, या तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेल करता है, या क्या करता है, एग्रीमेंट टू सेल करता है, या एग्रीमेंट टू सेल करता है। दोनों केस में बता दिया क्या, सेलर के पास वो दोनों ही राइट है। मान के चलते हम, क्या मान के चलते हैं कि सेलर के पास बेचने का अधिकार है, मतलब ओनरशिप है। सेलर के पास एग्रीमेंट करने का अधिकार है सेल का, मतलब सर अब भी वही बात है, क्या ऑनरशिप है उसके पास में? सर सेम बात, बिल्कुल 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 सेम बात, ये वाली जो बात है, ये वाली बात है। लिखेंगे सेम बात, यहां पे लिखना है आपने। ठीक है, ये रहा। कोई डाउट हो तो बता देना, लिख दोगे? बहुत प्यारी सी बात मैंने बता दी आप लोगों को। क्या? कि हम ये मान लेते हैं कि वो सामान उसी का है। अगर मैं इसको सिंपली लिख दूं तो सिंपली भी समझ जाना आप लोग। लो मैं हिंदी में लिख देता हूं इसको। दुकान में रखा सामान, सामान दुकानदार का माना जाता है, मतलब सेलर का माना जाता है, दुकानदार का माना जाता है, माना जाता है, भले ही चोरी का हो, भले ही चोरी का हो।
ये इंप्लाइड है क्या एज ए टाइटल ऑफ गुड्स, कि भैया ये टाइटल किसका है, ये टाइटल किसका है, बोला जी सेलर का माना जाता है, बस तो यही है। नेक्स्ट लिखेंगे, अब नेक्स्ट लिखेंगे नंबर 2, नंबर 2 पे लिखिए मेरे बच्चों, एज टू डिस्क्रिप्शन, एज टू डिस्क्रिप्शन, इंप्लाइड या क्या है, ये क्या है, ये सर इंप्लाइड कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, ये है इसका मतलब। अगर मैं यहां लिखूं तो मैं ये लिख सकता था कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, लेकिन आप सीधे सीधे समझ जाओगे क्या मैं ये लिख रहा हूं, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन की जगह मैं लिख रहा हूं एज टू डिस्क्रिप्शन, कि जैसा हमने डिस्क्राइब किया है, हमने मान लो कोई चीज मांगी और उसने बोला कि हाँ 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 ये ले लो, तो हम उसको खोल करके नहीं देखेंगे। अब मैंने मान लो मैंने कहा कि भैया इसमें ये फीचर है, बोला हाँ यही फीचर है, फिर मैं चला के भी नहीं देखूंगा उसको, मैं क्या मान लूंगा, मैं मान लूंगा कि जैसा उसने जैसा मैंने डिस्क्राइब किया वैसे ही उसने चीज दे दी, बस इतनी सी बात। ये इंप्लाइड होता है, ये चुपचाप मान लिया जाता है कि हाँ यार उसने ठीक ही करा होगा। ठीक है, तो क्या लिखना है, लिखिए वेयर, लिखिए वेयर गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, वेयर गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। जब डिस्क्रिप्शन वाले बताया ना मैंने तुम्हें क्या होता है, जब बता करके कोई चीज ली जाए बाय डिस्क्रिप्शन हो, इट इज इंप्लाइड, इट इज इंप्लाइड ऐसा माना जाता है, इट इज इंप्लाइड गुड्स विल बी, गुड्स विल बी सेम एज, गुड्स विल बी सेम एज डिस्क्रिप्शन, जैसा डिस्क्राइब किया था गुड्स वैसी ही होंगी। सेम बात किसमें होगी, सेम बात। अच्छा ये इंप्लाइड है चीजें, मतलब ये कंडीशन सर, अगर मान लो तुम लेकर के आ गए और वो वैसे ना निकले, तो तुम जाकर के बोलोगे जी कंडीशन ब्रीच हुई है, मैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही ब्रीच करूंगा। अब कंडीशन ब्रीच हुई है ना, कंडीशन थी मेरी सर, ये कंडीशन थी, मैंने जो डिस्क्रिप्शन दिया था वैसी चीज होनी चाहिए थी, ये अब ब्रीच हुई है, तो मैं अब ये कॉन्ट्रैक्ट ही रिप्यूडिएट करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट ही ब्रीच करूंगा मैं अब। बोलो जी कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को इसमें। नंबर 3 पे आते हैं, सेम नंबर 3 पे मेरे बच्चों आपकी बुक में लिखा हुआ है एज टू सैंपल, एज टू सैंपल, जैसा सेलर ने सैंपल दिखाया हम मान लेते हैं, मान लो सेलर हमें सैंपल दिखाता है बाहर, सेलर बोला भैया ये बिल्कुल ऐसा ही है, देख लो, एक कपड़ा उसने दिखाया बिल्कुल, बोला भैया सारे कपड़े ऐसे ही हैं, तुम्हें 4 गांठें चाहिए ना, तुम्हें 4 नोट कपड़ा चाहिए ना, 4 गांठें चाहिए, 4 गठरी चाहिए, बोला हाँ 4 गठरी चाहिए हमें कपड़ा, बोला ले जाओ ये सैंपल देख लो बाहर ये रखा, बोला जी ठीक है, ले आए, एक गठरी कपड़ा गलत खराब निकला, हमने क्या माना था, हमने माना था सर इंप्लाइड मान ली थी, ये चीजें चुपचाप मान ली थी कि सैंपल के अकॉर्डिंग ही होंगी चीजें। ठीक है, अब कोई भी अगर क्वालिटी में कोई भी अगर डिफेक्ट आएगा तो समझ लेना मेरे बच्चों वो क्या है, वो कोई भी अगर डिफेक्ट होगा तो वो क्या है, वो हमने ये समझा कि सर वो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच है, बस। एज टू सिंपल में भी सेम ऐसे ही, वेयर गुड्स आर सोल्ड बाय सैंपल, व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय सैंपल इट इज इंप्लाइड गुड्स विल बी सेम एज द सैंपल। ठीक है, तो मैं यहां सिंपली लिख देता हूं क्या, इट इज इंप्लाइड, इट इज इंप्लाइड, इट इज इंप्लाइड, इंप्लाइड गुड्स विल बी, गुड्स विल बी सेम एज सैंपल, गुड्स सैंपल के ही अकॉर्डिंग होंगी, सैंपल के ही अकॉर्डिंग होगी। बोला जी कोई दिक्कत नहीं है सर, आपकी बुक में ये भी लिखा हुआ है साथ साथ एज टू डिस्क्रिप्शन एज टू सैंपल, तो कोई बात नहीं, उसको एक ही है वो, ये चारों तीनों पॉइंट एक ही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आपसे पूछेगा कैसे, वो बोलेगा बताओ इनमें से कौन सी इंप्लाइड गारंटी नहीं है या इंप्लाइड कंडीशन नहीं है, कौन सी इनमें से इंप्लाइड कंडीशन नहीं है, बोलेगा कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू सैंपल, और बोलेगा कंडीशन एज टू सेलिंग। अभी तक पढ़ा है कंडीशन एज टू सेलिंग, बोला जी नहीं पढ़ा है, कभी कोई पॉइंट आया था, बोला जी नहीं आया था, बस तो होगी ये नहीं हो सकती, वो वाली छाट के बता दोगे ये नहीं है भाई, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। बात समझ में आई, बोला जी आई, इसमें क्या है, हाँ समझ में आई। लिखो एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस, एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस, एंड फिटनेस आपने कोई डिस्क्राइब करी थी, ये सेम डिस्क्रिप्शन वाली बात है, आपने क्या है, आपने बोला कि ये क्वालिटी की चीज हो चाहिए मुझे, आपने बोला कि ये फिटनेस वाली होनी चाहिए,
मेरा क्या उद्देश्य था, मेरा ये था, मेरा एम ये था, मैं इस क्वालिटी की, इस फिटनेस की चीजें खरीद लूं। सेलर, सेलर क्या है, आपको बिना बताए, आपको बिना बताए ऐसी क्वालिटी की चीजें जो ये तो जरूरी नहीं है, बिना बताए चीजें जो ये तो जरूरी नहीं है, नहीं है ना? ऐसा हो सकता है? बोलो जल्दी से। आप क्या सोच रहे हो, मेरे को तो ऐसी क्वालिटी की या ऐसी फिटनेस की चीजें चाहिए कि जिसमें ये क्वालिटी हो या मेरे लिए जो फिट हो। अब जब आप किसी को बताओगे ही नहीं कि मेरे लिए फिट क्या है, तो यहां पे ये तो क्वालिटी इंप्लाइड नहीं हो सकती। बोलो हो सकता है? क्या इंप्लाइड कंडीशन क्वालिटी और फिटनेस के लिए हो सकती है? क्या इंप्लाइड कंडीशन क्वालिटी और फिटनेस के लिए हो सकती है? नहीं हो सकती मेरे बच्चों, कभी नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना। इंप्लाइड नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बिना बताए वो कैसे जान पाएगा कि भैया ये क्वालिटी की चीज तुम्हें चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई? तो हमें इसमें तीन चीजों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्या तीन चीजों का ध्यान रखना होगा, ए, बी और सी। और कई बार पूछ लिया जाता है एज टू क्वालिटी और फिटनेस में किन किन बातों को फॉलो करा जाता है, किन किन बातों को फॉलो करा जाता है। अगर ये तीन बातें हैं तो ही इंप्लाइड होगी। अगर तीन बातें होंगी, लिख देता हूं, अगर ये तीन फैक्टर होंगे, हो, तभी इंप्लाइड एज टू क्वालिटी या फिटनेस मानी जाएगी, मानी जाएगी। कौन कौन सी क्वालिटी होंगी? इंप्लाइड मतलब छिपी हुई बात, क्वालिटी के छिपी हुई बात, ये बात। जैसे क्या, वेयर द बायर, लिखिए वेयर, जहां पे बायर, वेयर द बायर, खरीदने वाला जो है, वेयर द बायर हैज नोन, जानता है, हैज नोन टू द सेलर, टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पज, टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पज, पर्टिकुलर पर्पज फॉर विच ही नीड्स, फॉर विच ही नीड्स, ही नीड्स। मेरे बच्चों यहां बायर नहीं आएगा, ये सेलर आएगा, मैंने गलत लिख दिया। यहां सेलर आएगा, यहां बायर आएगा। लिखिए वेयर द सेलर हैज नोन टू द बायर, जब सेलर ये जानता है कि भैया बायर को किस तरीके की चीज चाहिए है, और ये जानने के बाद भी अगर वो वैसी चीज ना दे, क्वालिटी की चीज ना दे, फिटनेस की चीज ना दे, वैसी फिटनेस की या वैसी क्वालिटी की चीज ना दे, तो फिर मान लिया जाएगा कि भाई ये उसने जानबूझ के गलती करी है। मतलब अगर वो ये जानता है कि इस फिटनेस की चीजें चाहिए हैं, तो फिर हम उससे उसी क्वालिटी की चीजों की उम्मीद करते हैं। ये इंप्लाइड गारंटी है कि हम भी उम्मीद ऐसी कर रहे हैं कि वो वैसी चीजें देगा। बात समझ में आई? बायर शुड रिलाई इन द स्किल या जजमेंट ऑफ सेलर, जजमेंट ऑफ सेलर। जो खरीदने वाला है वो रिलाई करेगा, विश्वास करेगा किसके ऊपर? सेलर की जजमेंट के ऊपर। तुमने सेलर को क्या बताया, हे बायर तुमने सेलर को बताया क्या? तुमने बताया कि सर ऐसी ऐसी चीजें, तुमने बताया होगा ना, तो वो जज करने की उसकी कैपेसिटी को पे तुम भी विश्वास करोगे। या तुमने नहीं भी बताया तो भी तुम उसकी क्वालिटी पे या उसकी स्किल के ऊपर विश्वास कर रहे हो कि अच्छा ये समझ गया होगा इस तरीके की बातें। तुम लंगड़े हो, तुमने कहा कि भैया देखो मुझे स्कूटर चाहिए है, अपने लिए स्कूटर चाहिए है। उसने क्या दे दिया? उसने दो पहिए वाली स्कूटर दे दी तुम्हें। हालांकि देखो बड़ा बेवकूफी भरा एग्जाम्पल है ये, हाँ, क्योंकि वो देखने से भी तो वहां पे भी तो मना कर सकता था कि भैया यार ये तुम मुझसे नहीं चलेगी। अब मान लो तुमने फोन करके उसको कहा होगा कि भाई मुझे स्कूटर चाहिए, मैं लंगड़ा हूं, और वो दो पहिए की स्कूटर आपके पास में भेज दे,
ठीक है, तो यहां पे क्या है, यहां पे तुमने तो सेलर की जजमेंट या स्किल को विश्वास किया, तुम तो बायर थे, तुमने तो माना कि हाँ यार उसकी स्किल या जजमेंट अच्छी होगी, लेकिन उसकी बेवकूफ थी, उसकी बेवकूफी भरी थी। तो क्या होगा सर, हम ये इंप्लाइड मान लेते हैं। क्या इंप्लाइड मानते हैं कि सर उसकी स्किल क्या होगी, उसकी स्किल या जजमेंट जो है वो सही होगी। हम ये मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि वो हमारे बारे में जानता है। और तीसरी बात क्या है, व्हेन कंसेंट ऑफ बायर वाज ऑब्टेन्ड बाय सेलर बाय फ्रॉड, व्हेन व्हेन कंसेंट मतलब सहमति ऑफ बायर, जब बायर की सहमति वॉज ऑब्टेन्ड ली गई हो बाय सेलर, सेलर ने बायर की सहमति ली हो बाय फ्रॉड करके सहमति ली हो, तो भी क्या होगा, तो भी ये क्वालिटी, ये इंप्लाइड माना जाएगा, इंप्लाइड एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस। इन तीनों के अलावा उसको बिल्कुल भी नहीं मानना है। मेरी बात समझ में आई या थोड़ी थोड़ी नहीं आई, जल्दी से बताओ। कोई डाउट है इस वाली बात में? आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे पूछेगा बताओ एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस कौन कौन से 3 फैक्टर हैं। एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस कौन कौन से 3 फैक्टर इसके अंदर आते हैं, कि उनसे 3 फैक्टर को फॉलो करना पड़ेगा, तब इंप्लाइड क्वालिटी एंड फिटनेस होगी, तब इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस होगी। कौन से 3 फैक्टर है? बोला जी बायर को ये भरोसा होना चाहिए, सॉरी सेलर को ये पता होना चाहिए कि नीड क्या है, बायर को विश्वास होना चाहिए सेलर के ऊपर, या बायर जो है वो बायर अपनी सहमति देता है सेलर को, लेकिन फ्रॉड से देता है, ठीक है ना, फ्रॉड के कारण सहमति देता है, सेलर ने फ्रॉड कर लिया, तो फिर मान लिया जाएगा कि भैया क्वालिटी के हिसाब से चीजें देनी चाहिए थी तुमने, ये मान लिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। नंबर 5 पे आते हैं मेरे बच्चों। क्या कहता है सर, कंडीशन एज टू सैंपल। अब लिखिए एज टू मर्चेंटेबिलिटी, क्या है? इंप्लाइड कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। मर्चेंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सुनो, पूछ लिया जाता है कई बार, इस वर्ड का मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब, अरे भाई इस वर्ड का मतलब है मेरे बच्चों एक्सेप्टेबिलिटी इन मार्केट। बिलिटी इन मार्केट, कि मार्केट में वो चीज एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही है, सब एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर किसी चीज की बाइंग और सेलिंग हो रही है, तो क्या मार्केट में सब उसको उसी कंडीशन में बाय कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या सेल उसी कंडीशन में कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ये मर्चेंटेबिलिटी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, मान लिया आपने पेन, आप किसी दुकानदार के पास गए, बोले जी पेन दे दो, उसने खाली पेन दे दिया आपको, खाली पेन दे दिया उसने, आपने घर चला करके देखा, अरे खाली है ये तो, आप बोले जी तुमने तो फ्रॉड किया है, आप बोले तुमने तो फ्रॉड किया, वो बोलेगा तुमने तो पेन मांगा था। फिर तुम कहोगे अच्छा अरे पागल, तुमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में इंप्लाइड कंडीशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा क्या? बोला जी ये इंप्लाइड कंडीशन होती है मर्चेंटेबिलिटी की, मतलब कि मार्केट में ये पेन कोई नहीं खरीदता है, खाली कोई खरीदता है, कोई एक्सेप्ट करता है मार्केट में खाली पेन को? बोला जी कोई नहीं खरीदता। तो बोला तुमने मुझे कैसे दे दिया? फिर ये बात समझ में आई? तो ये मर्चेंटेबिलिटी है, क्या मार्केट में वो कंडीशन, वो उस कंडीशन में एक्सेप्ट किया जा रहा है? अगर एक्सेप्ट किया जा रहा है तो मर्चेंटेबल है। अगर मार्केट में कोई उसे इस कंडीशन में एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो मर्चेंटेबिलिटी नहीं है। तो सर इंप्लाइड कंडीशन है कि पॉइंट कैसा होना चाहिए, जो गुड्स होनी चाहिए वो मर्चेंटेबिलिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बस। क्या सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है मेरे बच्चों? इसका मतलब है गुड्स परचेज्ड, जो मैंने गुड्स परचेज करी है, आर ऑफ एक्सेप्टेबल इन मार्केट में एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, बस इतनी सी बात। बड़ी प्यारी सी बात हमें समझ में आई। ये 3 पॉइंट बहुत मेन है, याद रखना। पर्टिकुलर पर्पस, स्किल जजमेंट, कंसेंट ऑफ बायर बाय फ्रॉड, ये 3 चीजें।
ये मर्चेंटेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी इन मार्केट और गुड्स परचेज इन, ये याद रखना। बाकी ऊपर वाले में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, इस वाले में ये दो बातें याद रखना। सेलर हैज ए राइट टू सेल, ऑनरशिप सेलर की है, ऐसा माना जाता है, ऑनरशिप ऐसा माना जाता है, सेलर ऐसा माना जाता है, ऑनरशिप सेलर की है। ठीक है, टाइटल ऑफ गुड्स में मर्चेंटेबिलिटी समझ में आया? बोला जी क्या था इसमें, है ही नहीं कुछ। छठा पढ़ लो अब, छठा नंबर 6 पे, नंबर 6 पे आओ बेटा। कंडीशन एज टू होलसमनेस, इंप्लाइड कंडीशन एज टू, implied condition as to wholesomeness, wholesomeness। सर होलसमनेस वाली कंडीशन कहां पे लगती है बेटा? याद रखना, खाने वाली, इसमें मैं लिख देता हूं खाली पेन, इसमें लिख दूं मैं खाली पेन, अरे पानी लिख दिया, खाली पेन कोई नहीं खरीदता, कोई नहीं खरीदता, आपको याद रह जाएगा। है ना, याद रह जाएगा। यहां पे आते हैं एज टू होलसमनेस में बेटा, क्या एज टू होलसम वाला याद रखना। अब मैं जो बता रहा हूं आपको ये याद रखना है, क्या आपको याद रखना है? ये जो इंप्लाइड कंडीशन है ये ईटेबल गुड्स या प्रोविजंस पर लगती है, यह खाद्य पदार्थों पर लगती है, खाद्य पदार्थों पर लगती है। खाद्य पदार्थ कौन से? जिनको खाया जा सके। ये इंप्लाइड कंडीशन खाद्य पदार्थों पर लगती है। क्या होती है ये कंडीशन? ये कंडीशन होती है, सर मैं यहां लिख दूं इंग्लिश में, ईटेबल, ईटेबल और प्रोविजंस के ऊपर लगती है। ईटेबल और प्रोविजंस मतलब खाद्य पदार्थों पर, उन पर लगती है। ठीक है, क्या होगा कि सर गुड्स मस्ट बी, ये क्या है इसमें कंडीशन क्या है? जब भी हम किसी से खाद्य पदार्थ खरीद रहे हैं ना, तो सीधी सीधी एक चुपचाप बिना बताए हमें एक कंडीशन फॉलो करनी होती है सेलर को और बायर को। कौन सी? गुड्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। गुड्स क्या होनी चाहिए? गुड्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, गुड्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट सर, और साथ साथ में फॉर कंज्यूमिंग, डिफेक्ट फॉर कंज्यूमिंग। ऐसी नहीं हो कि हम कंज्यूम ना कर सके, डिफेक्ट, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, डिफेक्ट फॉर कंज्यूमिंग, कंज्यूम करने के लिए, फॉर कंज्यूमिंग। ठीक है, या इसको ऐसे लिख लो, डिफेक्ट फ्रॉम, डिफेक्ट फॉर अनफिट, अनफिट फॉर कंज्यूम, कि अगर हम उसे कंज्यूम करें तो वो हमारे लिए अनफिट ना हो, ऐसी उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। चुपचाप हम कहेंगे नहीं, मैं किसी से सामान ले रहा हूं, जाकर के मैं गया दुकान, बीकानेर वाले के पास गया, मैं बोला मिठाई दे दो, अब वो मुझे खराब मिठाई नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? एक कंडीशन होती है, इंप्लाइड कंडीशन छिपी होती है, क्या? होलसमनेस, कि भैया तू मुझे जो भी चीज देगा ना खाने की, वो अनफिट फॉर कंज्यूमिंग नहीं होनी चाहिए, ये याद रखना। मैं बताऊंगा भी नहीं उसे, मैं जाके बोलता हूं उसको कि ये मेरी सेहत पे ना खराब कर दे, ऐसा ऐसा मैं उसको बोलता हूं? नहीं बोलता ना, फिर भी क्या होती है, फिर भी जैसे ही अगर मेरी सेहत खराब होगी मैं तुरंत जाऊंगा कोर्ट में, अरे मेरा नुकसान कर दिया, पेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, गवर्नमेंट तुरंत पकड़ लेगी उसको। बात समझ में आई मेरे बच्चों? बात अगर ये समझ में आई होगी ना तो बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं रहा है। ये वाली बात समझ में आई? जल्दी से बताओ, जल्दी 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 बताओ, डनाडन डन 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 डन। जी, कोई डाउट नहीं है आप लोगों को? बहुत प्यारे से कॉन्सेप्ट हमारे चल रहे हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें चल रही हैं जी। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। आगे देखिए बेटा, जितना करेंगे इतना बेहतरीन करेंगे कि पेपर में उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मैं बता रहा हूं। ठीक है, हमारा सिलेबस थोड़ा सा तुम्हें लग रहा होगा पीछे रह गया, पीछे रह गया, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है जो पीछे रह गए हम, है ना?
आसानी से हो जाएगा ये सिलेबस, सिलेबस में दिक्कत नहीं है, साथ साथ रिवाइज भी हो रही है हमारी चीजें, बाकी तो आपने रिवाइज करना है। मैं तो जैसे यहाँ कराता हूँ उसके तुरंत बाद में फिर आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, तो रिवाइज तो हो ही रहा है। और जब भी आप मुझसे पूछते हो तो मैं बता दूंगा आपको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को आपत्ति। ठीक है, मैं आपके साथ एग्जाम टाइम तक जुड़ा रहूंगा, एग्जाम वाले दिन तक जुड़ा रहूंगा मैं आपके साथ मेरे बच्चों, आपको जो भी प्रॉब्लम होगी मैं बताऊंगा। ये नहीं है कि मैं सिलेबस करा लिया और चला गया। पेपर भी कराएंगे, जैसे एक पेपर हमने थोड़ा कल परसों कराया था, और भी कराएंगे मेरे बच्चों। एक पेपर कल कराया था ना, ऐसे धीरे धीरे जिस जिस सिलेबस में से निकलते जाएंगे, जैसे ही सिलेबस पूरा होगा फिर तो पेपर ही करने हैं। और ये जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो साथ साथ जो हम अलग 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 2015 के, 2016 के, 2017 के, 2018 के, 2019, 20, 21, 22 ये जो पेपर पढ़ रहे हैं, ये क्या, ये प्रैक्टिस ही तो हो रही है हमारी, और क्या होगा। ठीक है, चलिए हमने क्या पढ़ लिया अब, हमने सर पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन, कि इम्प्लाइड कंडीशन कितने तरीके की हो सकती है। इन 6-7 तरीकों के नाम से अलग आपको कोई भी कंडीशन दिखाई मिल जाए ना, तो सोच लेना कि वो होती ही नहीं है। 6 नहीं है ये भी इसी में है। एज टू सैंपल, एज टू डिस्क्रिप्शन, एज टू डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल, ये इकट्ठी है सारी। ठीक है, ये 6-7-8 है सर, यही है, हाँ नाम ही नहीं के आएंगे, इससे अलग कुछ नहीं आएगा। अब क्या करना है, अब पढ़ना है सर टाइप्स ऑफ, अरे आजा भाई, अब लिखिए टाइप्स ऑफ इम्प्लाइड वारंटी। अच्छा जी, इम्प्लॉयड वारंटी भी होती है ऐसी, बिना बताए हम मान ले कि ऐसा है, अगर ऐसा है, बिना बताए जिसमें हम मान ले कि ऐसी है ये। ठीक है, पहली है मेरे बच्चों, लिखिए, नाम याद रखने हैं आपने, मोस्टली तो नाम ही लिखने रखने हैं याद आपने, मोस्ट ऑफ केसेस में। तो लिखिए वारंटी क्वाइट पोजेशन, वारंटी क्वाइट पोजेशन। क्वाइट पोजेशन, क्वाइट का मतलब होता है शांति, तो शांतिपूर्ण अधिकार, मतलब क्या हुआ सर शांतिपूर्ण अधिकार का। जैसे मान लो कीर्ति, तुम्हारे पास ही कोई चीज चोरी की है, तुम्हारे पास ही कोई चीज चोरी की है, तुम्हारे पास ही किसी चीज को बेचने का अधिकार नहीं है, तुमने वो चीज मुझे बेच दिया, बेचने का, चोरी भी छोड़ो, तुमने कोई चीज कहीं से उठाई, कहीं से भी उठाई, और तुम, मतलब मिल गई तुम्हें, और तुमने वो जो ढूंढने की कोशिश नहीं करी कि उसका मालिक कौन है, बोला जी ठीक है, और तुमने वो चीज मुझे बेच दी। अब होगा क्या, अब जैसे मान लिया वो साइकिल थी कोई, तुम्हें मिली, तुम्हें खड़ी मिली, तुमने देखा अरे कोई नहीं है, कोई बात नहीं, उठा करके भी नहीं लेकर के आए, 2-3 दिन तक खड़ी थी, किसी ने नहीं उठाई, तुम उठा करके ले आए बस। अब ये चोरी तो नहीं है, बोला जी बिल्कुल भी नहीं है, लावारिस पड़ी हुई थी, लेकिन तुमने खुद से भी ढूंढने का प्रयत्न नहीं किया, बोला जी नहीं किया, तो कोई बात नहीं, अब ढूंढने का प्रयत्न नहीं किया, तुमने किसी और को बेच दी, ठीक है सर। अब जिसकी भी साइकिल थी उसने पहचान ली, मैं साइकिल लिए घूम रहा हूँ, बोला अरे उतर जा भाई, उतर जा, इससे नीचे उतर जा, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। मैं बोला क्यों, बोला साइकिल मेरी, मैं बोला भाई ऐसा नहीं है। अब क्या क्या हो रहा है, अब वो मेरा जीना हराम करे बैठा है, बार बार मुझे तंग कर रहा है, अब उसके पास भी नहीं है, अब गाड़ी के कागजात, साइकिल के कागजात तो उसके पास भी नहीं है, उसके पास भी कोई प्रूफ नहीं है कि ये साइकिल उसकी है। लेकिन अब हो क्या रहा है, मेरा जीना अधिकार, मतलब मेरा जीना दुभर हो रखा, मेरी शांति खत्म हो रखी है, बस इस तरीके से समझिए कुछ। ठीक है, इस तरीके से समझिए। क्या मेरे बच्चों, लिखिएगा, लिखिए बायर एंजॉय क्वाइट पोजेशन ऑफ गुड्स, ये बायर जो होगा वो एंजॉय करेगा क्वाइट पोजेशन, शांतिपूर्ण उसका अधिकार यूज करेगा, ऐसा नहीं है कि चिकर चिकर होती रहे, मेरी है मेरी है मेरी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गुड्स उसने खरीदी है उस पर कोई कचर कचर नहीं होनी चाहिए, बस इतना सा समझना। ये उसका एम्प्लॉयड वारंट है, चाहे उसने बोला हो या ना बोला हो, बायर ने खरीदते टाइम बोला हो या ना बोला हो, लेकिन सेलर को ये समझना चाहिए क्या, कि भाई जब ये चीजें खरीदेगा ना,
तो फिर इसे इसका ही अधिकार हो जाएगा, इसे कोई कचर पचर नहीं चाहिए, बस इतनी सी समझना, ठीक है। व्हेन, अब क्या होगा, अनक्वाइट पोजीशन कब होगी, अनक्वाइट पोजीशन कब होगी, अनक्वाइट पोजीशन का मतलब क्या होता है पता है, अशांतिपूर्ण अधिकार कब होगा, कब होगा अनक्वाइट पोजीशन, व्हेन व्हेन सेलर, सेलर्स टाइटल, सेलर का जो अधिकार था टू गुड्स, गुड्स के ऊपर इज डिफेक्टिव, जब सेलर का ही अधिकार डिफेक्टिव हो, सेलर का ही ओनरशिप डिफेक्टिव हो, सेलर की ही चीज ना हो, तभी तो ये अनक्वाइट पोजीशन होगा ना। बोला जी हाँ, समझ में आ गई बात, ठीक है। दूसरी वाली बात पे आते हैं मेरे बच्चों, दूसरी वाली बात पे, बहुत प्यारे से कॉन्सेप्ट चल रहे हैं अब हमारे, देखो कितनी प्यारी प्यारी बातें समझ रहे हैं आप। लिखिए, इंप्लॉयड वारंटी ऑफ employed warranty of freedom from encumbrance of freedom from encumbrance, ये होता क्या है सर, इनकम्ब्रेंस होता क्या है सर, फ्री फ्रॉम चार्ज क्या होता है मेरे बच्चों, इसको मैं बोल सकता हूं फ्री फ्रॉम चार्ज। अब चार्ज नहीं समझ में आया मेरे बच्चों, देखो कीर्ति तुमने कोई चीज थी तुम्हारे पास में, बोला जी ठीक है, तुमने उस चीज के ऊपर लोन लिया हुआ था, मान लिया तुमने तुम्हारे घर के ऊपर लोन ले रखा है। अब हुआ क्या मेरे बच्चों, कीर्ति ने वो घर मुझे बेच दिया, अब ये फ्री नहीं है चार्ज से, अगर लोन ले रखा है तो इसका मतलब इसकी जो इसने जो सेल करी है, लोन ले रखा है इसका मतलब इसने जो सेल करी है मेरे पास, मेरे को घर की जो सेल करी है उसके ऊपर चार्ज था, वो फ्री नहीं थी, वो उसके ऊपर चार्ज था, एक क्या चार्ज था, लोन लिया हुआ था। अब लोन वाले मेरे पास आ रहे हैं, मेरे पास आकर के कहते हैं, या जैसे तुमने कोई गाड़ी खरीद ली किसी की, उस पर लोन लिया हुआ है, अब गाड़ी वाले जो होंगे जिससे लोन लिया हुआ है गाड़ी, वो क्या करेगा, गाड़ी को उठा करके लेकर के जाएगा, क्योंकि क्या है, वो फ्री फ्रॉम चार्ज है, नहीं है, वो फ्री फ्रॉम चार्ज नहीं है, ठीक है ना। तो क्या समझा जाता है, ऐसा माना जाता है कि भैया जो भी चीज सेलर बेच रहा है ना, वो फ्री फ्रॉम इनकम्ब्रेंस होनी चाहिए। मतलब अगर मैं हिंदी में लिखूं तो क्या होनी चाहिए, गिरवी गिरवी वस्तु नहीं बेचनी चाहिए, बस इतना सा समझ लेना, नहीं बेचनी चाहिए, ठीक है, गिरवी वस्तु नहीं बेचनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंप्लॉयड वारंटी होती है, ये बेच तो सकता ही है, बेच देगा, बता करके बेच दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना बताए बेचेगा ना और फिर मेरे को पता चलेगा, तो फिर वारंटी होगी इंप्लॉयड, क्योंकि वारंटी थी और वारंटी होगी ब्रीच, वारंटी ब्रीच होगी तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं क्लेम मांगूंगा, बस सीधी सी बात। बिना बताए तुमने दे दी ना मुझे अपनी कार लोन पे ले रखी थी और तुमने बिना बताए मुझे दे दी कि इस पे लोन भी है, तो ये होगी ब्रीच ऑफ एम्प्लॉयड, ब्रीच ऑफ वारंटी, कौन सी वारंटी, एम्प्लॉयड वारंटी होगी, ब्रीच ऑफ एम्प्लॉयड वारंटी, वारंटी का ब्रीच करा ना। बोला सर वारंटी तो थी ही नहीं इस तरीके की, कोई बात तो हुई नहीं, कोई स्टेटमेंट तो मुंह से बोली ही नहीं, भाई बोलना मत बोलना कोई बात नहीं, लेकिन माना जाता है ऐसा, तुम बोलो भले ही मत, हर बात हमेशा कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे बोल के नहीं बताई जाती, 6 बात तो ये नहीं बोल के बताई जाती कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे, ये बातें, ये 6 बातें कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे बोल के नहीं बताई जाती, और ये 3 बातें भी बोल के नहीं बताई जाती, 9 बातें ध्यान रखना है, ठीक है मेरे बच्चों। वारंटी एज टू फिटनेस, वारंटी एज टू फिटनेस मतलब ये स्पेसिफिक केस में है, एज टू स्पेसिफिक केसेस, स्पेसिफिक केसेस है, ये स्पेसिफिक केसेस के कंडीशन में है क्या मेरे बच्चों। मान लो एज टू फिटनेस मतलब देखो, मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, जैसे कोई ऐसी चीज है जो बायर को नहीं पता कि ये कितनी नुकसान कर सकती है, तो अब ये जिम्मेदारी है किसकी, सेलर की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने आप से बताए
या उसके ऊपर जानकारी लिखे। क्या सर? डेंजरस जो चीजें हैं, डेंजरस जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, डेंजरस गुड्स पर सेलर की जिम्मेदारी है। सेलर की इंप्लाइड जिम्मेदारी है, ये सेलर की जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? क्या जिम्मेदारी है मेरे बच्चों? जिम्मेदारी है कि कि बायर को इंफॉर्म करे, बायर को इंफॉर्म करे कि 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 बायर को सावधानी बरतनी होगी, कि भैया बायर तुम सावधानी बरतना, सावधानी बरतनी होगी। बस डेंजरस चीज के बारे में सेलर ये बताएगा बायर को कि भैया तुम्हें सावधानी बरतनी होगी। मान लो उसने नहीं बताया और तुमने वो चीज गलती से यूज कर ली, सेलर ने कुछ नहीं बताया, तुमने वो चीज गलती से यूज कर ली और तुम्हारे लिए हो गया अब जीने मरने का सवाल। ठीक है, अब तुम कोर्ट में चले गए ठीक होने के बाद, कोर्ट वाले को जाकर के कहते हैं देखो ना मेरे तो पेट की आंतड़ियां सूख गई, मेरे तो अंदर जहर चला गया, मैं तो मर गया होता, ये हो गया होता, मेरा तो 20 करोड़ रुपया लग गया, मेरा तो 20 करोड़ रुपया लग गया, मुझे दिला दो। अब सेलर कहता है भैया देखो ये तो बात हुई नहीं थी कि मुझे तुम्हें सारी बातें बतानी है, ये तो बातें कॉन्ट्रैक्ट में हुई नहीं थी ना कि मुझे तुम्हें सारी बातें बतानी है। फिर कहता है बायर अरे गधे, ये डेंजरस चीज थी, कम से कम ये तो बता देता, ये डेंजरस चीज थी, कम से कम ये तो बता देता ना। बोला हाँ ये तो बताना चाहिए था मुझे, बस तो बोला अब तू डैमेज टू कंट्रोल दे दे। बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में आई या नहीं आई जल्दी से बता दो। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, ये वाली बात समझ में आ गई होगी तो बहुत अच्छी बात है। एक बार ना मुझे ये बता दो आप लोग, क्या क्या मेरे बच्चों इसमें दिक्कत आ रही है क्या? अच्छा आ ही रही है भाई, तुम्हें दिखने में दिक्कत आ रही है शायद, है ना? बार बार ये आ रहा है, मुझे भी दिखाई दे रहा है। एक बार माइक खोलना बेटा, कीर्ति, कीर्ति माइक खोलना एक बार अपना। अरे हैंड रेज करो ना। जी, इसमें मुझे बताओ दिक्कत आ रही है आपको या मेरी तरफ से मुझे ही दिखाई दे रही है? मतलब ये जो ऊपर बार बार ये कट रहा था। यस सर, दिखाई दे रहा था मैं भी। अच्छा 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 अच्छा, कितनी देर से हो रहा है ये? अभी कुछ ही देर पहले से सर। जब ऐसी कोई कंडीशन आए ना तो आप लोग जैसे लाइव रहते तो मुझे बता दिया करो कि सर ये वाली प्रॉब्लम आ रही है। अब भी आ रही है? नहीं सर, अब नहीं है। ठीक है, अब ऐसी कोई प्रॉब्लम बीच में आए तो मुझे बता दिया करो, मुझे यहाँ कुछ नहीं दिखाई देता, मैं तो बस वो वैसे चेक करने लगा तो बीच बीच में वैसे चेक करता रहता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, तो मैंने देखा अच्छा ये है प्रॉब्लम। बता दिया करो। चलो अब हम ना क्वेश्चन करते हैं ना, हम ये वाला हो गया आज का इतना ही करेंगे हम, ठीक है? अब 2 दिन की क्लास हो जाएगी। बोलो सर कितने दिन से आप 2 दिन तो करते जा रहे हैं। हाँ, रहा कुछ नहीं है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हमने ऐसे नहीं पढ़ना, लो एंड कम्युनिकेशन है ना, कम्युनिकेशन में हमें केवल कहानियां सुननी है बैठ करके चुपचाप। कम्युनिकेशन में और कुछ नहीं है, जैसे हमने कल कल वो पढ़ रहे थे ना, कॉस्ट अकाउंट का पढ़ रहे थे, अकाउंट वाला, सेम ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है? तो उसमें कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लो इस तरीके से करना पड़ता, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं हम बार बार, ठीक है? ठीक है ना? ओके सर। हाँ, और घर पे सब सही है? मम्मी पापा, मम्मी को हो गया आराम? यस सर, अभी तो आराम है पहले से। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बेटा सब अच्छा होएगा, ठीक है? भावना भी वहां चली गई है, अपने घर चली गई है, मुझे नहीं पता क्या हुआ, पर शायद कोई परेशानी हुई होगी। सब अच्छा होएगा भाई, मेहनत करो थोड़ा सा। चलो पढ़ लेते हैं हम आगे। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हम एक बार मैं आप लोगों के सामने वो खोल लेता हूँ। आजा भाई, 1 मिनट आप फोल्ड करेंगे, मैं बुक खोल लेता हूँ, आपको शो दिख करा देता हूँ मैं। ये है हमारे ये
पेपर 1 है ना? जी। जी दिखाई दे रहा है बेटा आपको? दिखाई दे रहा है आप लोगों को? मुझे भी दिखाई दे रहा है। जी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इन आज जो करा है इसमें से देख लेते हैं कितने क्वेश्चन हमसे बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे। ऊपर से चल पड़ते हैं एक बार, यहां से चल पड़ते, कहाँ 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 कहाँ। जो क्वेश्चन हमारे आज वाले होंगे वही करेंगे हम, बाकी और कुछ नहीं पढ़ेंगे। देखो कितने सारे क्वेश्चन है हमारे, है ना? कितने सारे क्वेश्चन है। पढ़ लिया था कैविटेम्टर? भला जी पढ़ा था हमने, क्या बताया था? कैविटेम्टर का डॉक्ट्राइन किस पे लागू नहीं होता? किस पे लागू नहीं होता? व्हेन द गुड्स आर ऑफ मास कंजम्पशन। जो कैविटेम्टर वाला मैंने मैंने जो क्वेश्चन आप लोगों को कराया था, मैं यहाँ दिखा भी दूंगा आप लोगों को। देखिए कैविटेम्टर का मैंने जो आप लोगों को बताया था, ये रहा एग्जाम्पशंस है कुछ। ये आपको शो करा देता हूं मैं एक बार, ये लो। दिखाई दे रही है? बोला जी दिखाई तो दे रही है। एग्जाम्पशन है, सेल बाय डिस्क्रिप्शन के ऊपर कैविटेम्टर नहीं लगता। वेयर बायर रियलाइज अपॉन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ सेलर, इसके ऊपर नहीं लगता। लेटेंट डिफेक्ट के ऊपर नहीं लगता, इनके ऊपर कैविटेम्टर लगता ही नहीं है। ठीक है, तो बोला जी ठीक है कैविटेम्टर नहीं लगता तो देखेंगे अब उसमें क्या क्या बातें लिखी हुई है, ये ढूंढना है बस, ये ढूंढना है। अब वापिस इसी पे चले हम, क्या लिखा हुआ है? सर व्हेन गुड्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? नॉट एप्लीकेबल। बोला किसके ऊपर नहीं लगेगा? मतलब हमें केवल एग्जाम्पशन बतानी है, तो एग्जाम्पशन केवल ये वाली है, देखो ये वाली, व्हेन द बायर हैज रियलाइड अपॉन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ सेलर। ठीक है, उसमें से ऊपर वाले तीन में से कोई भी चीज नहीं है, ऊपर वाले तीन चीज में कोई सी भी चीज नहीं है। ठीक है बोला जी ठीक है। फॉर टर्म नॉट डिफाइंड इन, ये हमने पढ़ लिया था, ये कुछ क्वेश्चन हमारे हो गए थे। इंप्लॉयड वारंटी, यहां पे आ जाओ, देखो ये कह रहा है इंप्लॉयड इंप्लाइड वारंटी एज पर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इंक्लूड्स कौन कौन सी बातें हैं इंप्लॉयड वारंटी में? इंप्लॉयड वारंटी पढ़ा था बोला जी, तीन बातें पढ़ी थी हमने, कौन कौन सी? ये पढ़ा था एंजॉयमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोजेशन। अरे मेरे बच्चों थोड़ी देर पहले अनक्वाइट पोजेशन पढ़ा था ना, अनक्वाइट पोजेशन पढ़ा था, इसके ऊपर ये एंजॉयमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोजेशन ही है। अनक्वाइट पोजेशन या अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोजेशन बातें की है। सर डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, अगर कोई डेंजरस नेचर की कोई चीज है तो उसके बारे में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। पढ़ी थी? बोला जी हाँ पढ़ी थी, ये भी इंप्लॉयड वारंटी थी। बोला जी क्वालिटी और फिटनेस बाय यूज ऑफ ट्रेड, सर क्वालिटी और फिटनेस भी पढ़ी थी? बोला हाँ हाँ सर पढ़ी तो थी। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑल द अबव होगा। बात समझ में आई? कर लोगे? कर लेंगे सर। सर ये पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था। मर्चेंटाइल एजेंट अभी तक नहीं आया, एजेंट का आया ही नहीं हमारा अभी तक, आएंगे आगे आएंगे। अनपेड सेलर नहीं आया, ऑक्शन सेल नहीं आया है, ये हो चुका है हमारा, ये हो चुके हैं हमारे क्वेश्चन। ये 8th क्वेश्चन नहीं हुआ है हमारा, मतलब ये आगे आएंगे सारे। और क्या क्या हो गया? आउट ऑफ द फॉलोइंग ब्लैंक इज एन इंस्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, डिलीवरी वाले नहीं हुए। डिलीवरी कितने तरीके की होती है ये नहीं हुए हमारे। सीआईएफ का मतलब क्या होता है? सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो नॉन एज सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, ये नहीं हुआ है तुम्हारा, छोड़ो अभी मत करो। मर्चेंटाइल एजेंट, ये बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा। ये देखो, ये कह रहा है कि डॉक्ट्राइन ऑफ कैविटेम्टर कहां पे लागू नहीं होता, कहां पे लागू नहीं होता? तो जो तीनों एग्जाम्पशन थे वहां पे लागू नहीं होता। तीन एग्जाम्पशन कौन से थे? गुड्स परचेज बाय सैंपल, गुड्स परचेज बाय डिस्क्रिप्शन, और गुड्स परचेज बाय सैंपल एंड वेल ऑफ डिस्क्रिप्शन। मेरे बच्चों देखो एक चीज, पहली बात, अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूं ना वो समझने की कोशिश करना। क्या? यहां आ जाओ, यहां पे। सर यहां पे तो ये चीज नहीं लिखी हुई, सेल सेल बाय सैंपल तो कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन मेरे बच्चों यहां पे मैंने एक बात लिखी हुई है, क्या?
अरे कहाँ गया तू? यहाँ ए, 1 मिनट रुकेंगे हम। ये रहा, ये रहा स्टिपुलेशन के ऊपर। स्टिपुलेशन क्या था हमारा? ये कंडीशन जो थी, कंडीशन। अब कंडीशन के ऊपर लेट्स द बायर ऑफ बिहेवियर एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब जो कंडीशन रख दिया, तो अब किसको बिहेवियर रहने की जरूरत है? बोला जी सेलर को बिहेवियर रहने की जरूरत है, सेलर को सावधान रहने की जरूरत है, बायर को नहीं। किसकी कंडीशन में? कंडीशन की केस में। जब कंडीशन कहीं पे है ना, मैंने तो बता दी थी ना, बायर ने तो बताया था ये इस तरीके की चीजें होनी चाहिए। अब सेलर को सावधान रहना होगा, सेलर को ट्रीट करना है इस तरीके से कि ब्रीच ना हो। बोला जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या देखा मेरे बच्चों, ये जितनी भी चीजें है ना, ये जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे एज पर टू द डिस्क्रिप्शन, एज पर टू द सैंपल, एज पर टू द क्वालिटी, मतलब इंप्लाइड जितनी भी कंडीशन है, जितनी भी इंप्लाइड कंडीशन है, उन सारे ही केसेस में क्या है? बायर को सावधान रहने की जरूरत नहीं है। किसको सावधान रहने की जरूरत है? सेलर को। मतलब टाइटल ऑफ गुड्स के केस में क्या बायर सावधान रहेगा? ना ना, वो क्यों सावधान रहेगा? उसको तो पता है, अच्छा दुकान में चीजें रखी हो तो उसकी, वो तो मानता है ना ऐसा। अब सावधान किसको रहना है? सेलर को। वो बताए कि यार चोरी की है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उसने तो बोल दिया ना कि ऐसी ऐसी चीजें चाहिए, अब उसको कोई सावधानी करने की जरूरत नहीं है बायर को। किसको जरूरत है? सेलर को। तो सर ये सारी बातें जो इंप्लाइड कंडीशन है, इसमें सब में ही क्या होगा? सेलर, सेलर जो है वो बियर रहेगा बेटा, बायर बियर नहीं रहेगा। मतलब कैविट टेम्परेचर लागू नहीं होगा। मतलब मेरा ये है कहने का कि कैविट टेम्परेचर लागू नहीं होगा। बस ये वाली बात बतानी थी मैंने आपको, ठीक है। तो कहां कहां पे नहीं लागू होता? जब गुड्स सैंपल से डिस्क्राइब करी हो, जब डिस्क्रिप्शन से खरीदी हो, या परचेड बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, दोनों से ही खरीदी हो। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ये कि दोनों इकट्ठे भी नाम आ सकते हैं। हो गया? कर लोगे? बोला जी हो गया। ये 10th अभी तक नहीं हुआ है, ये हो चुका। प्राइस वाला नहीं हुआ है। ये पढ़िए, वेयर गुड्स आर नोन टू बी डेंजरस टू द सेलर। जब सेलर को पता है गुड्स क्या है? डेंजरस है। एंड ही ऑल्सो नो दैट द बायर इज इग्नोरेंट अबाउट इट। और उसको यह भी पता है कि बायर इसके बारे में जानकारी नहीं रखता कि ये डेंजरस है। देर इज एन एम्प्लॉयड वारंटी। ये क्या है? ये कह रहा है कि यहां पे एम्प्लॉयड वारंटी है क्या? दैट बायर मस्ट बी इन्फॉर्म अबाउट द डेंजर्स। क्या ऐसा ऐसा होना चाहिए कि बायर को इन्फॉर्म करना चाहिए? मस्ट बी इन्फॉर्म्ड, बायर मस्ट बी इन्फॉर्म्ड, बायर को इंफॉर्मेशन देनी चाहिए अबाउट द डेंजरस नेचर। बोला जी हाँ, ऐसा होना चाहिए। फिर क्या कह रहा है? बायर मस्ट एग्जामिन द गुड्स बिफोर टेकिंग द डिलीवरी। बायर को डिलीवरी लेने से पहले एग्जामिन करना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहां पे तो कॉन्सेप्ट लागू ही नहीं होता ना ये वाला कि बायर बियर रहेगा, अवेयर रहेगा। बायर अवेयर नहीं रहेगा, क्यों? वो ढूंढेगा, क्यों एग्जामिन करेगा? वो नहीं कुछ एग्जामिन करेगा। क्या सेलर वार्न करेगा बायर को? बोला जी हाँ। मतलब दो चीजें हुई क्या? बायर को इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए कि ये डेंजरस है, और किसके द्वारा देनी चाहिए? सेलर मस्ट वार्न द बायर। सेलर करेगा। तो ए और सी इसका आंसर है। इसका आंसर मेरे बच्चों क्या है? ए और सी इसका आंसर है। आंसर रहेगा डी इसका, ए और सी, ठीक है सर। ये देखिएगा एक बार, स्टिपुलेशन इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विच इज कोलेटरल। कोलेटरल है तो वारंटी है, बात हमने कल भी कर ली थी। आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे मेरे बच्चों। ये प्राइम फेसिया, ये क्या है? किसके लिए? ऑनरशिप के लिए होता है। किसके लिए होता है? ऑनरशिप के लिए होता है टैगलाइन। सर बाकी बातें ये नहीं पढ़ा है हमने, कुछ चीजें पढ़ ली है हमने, मैं उसको ऊपर छोड़ता जा रहा हूं। ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड, सेलर, ये नहीं पढ़े अभी हमने। ब्रीच ऑफ वारंटी, अच्छा ये देखिए, ब्रीच ऑफ वारंटी गिव्स राइट टू, क्या होगा सर? क्लेम डैमेज होगा, डैमेज ऑफ क्लेम मिलेगा इससे हमें, वारंटी जब ब्रीच होती है तो। कल भी पढ़ा था। प्राइस नहीं पढ़ाया अभी तक हमने, ये नहीं पढ़ाया। ये देखिएगा एक बार, ये देखिए एक बार। ए एग्रीड टू सेल 100 बैग्स, ये पढ़ लिया था ना हमने। बी एग्रीड टू पे, ए ये कहता है कि मैं 100 बैग दे दूंगा, बी ये कहता है मैं तुम्हें 10 मंथ में पेमेंट कर दूंगा। तो सेल हो चुकी है, सेल नहीं हुई है, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल हुए हैं ये, बस यही पढ़ा था हमने। डिलीवरी, डिलीवरी ये हो चुकी है सारी चीजें। डॉक वारंटी ये नहीं हुए, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। डॉक वारंटी ये अब नहीं आते बेटा, ये अब आपके सिलेबस में नहीं है। डॉक वारंट, बिल्स ऑफ डिलीवरी ऑर्डर, ये कुछ नहीं है आपके सिलेबस में अब, ठीक है।
अच्छा ये देख लीजिए बेटा एक बार, वैसे तो क्या बोला गया है, वैसे तो बोला गया है कि आपको कोई चीज मिले ना तो आप उसे क्या नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते। आपको कोई चीज मिले तो बेच नहीं सकते, ये है ना कॉन्सेप्ट। बोला जी हाँ, आपको कोई चीज नहीं बेचनी है, बोला जी क्या करना है, लेकिन बेच सकते हैं। कब बेच सकते हैं, जब वो पेरिसेबल हो, जब वो ऐसी हो कि वो 2 दिन में खराब हो जाएगी। तो यार ये खराब ही हो जाएगी तो उससे पहले इसको बेच ही दूं। जब कोई ऐसी चीज हो जो खराब हो जाएगी 2 दिन में, 3 दिन में खराब हो जाएगी, तो उसको बेच ही दो, और क्या करोगे तुम। ठीक है, बात समझ में आई। बोला जी आई, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इससे रिलेटेड और भी कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी इतना सा ध्यान रखो। सारी वही बातें घूम घूम के आ रही हैं, कुछ चीजें हमने अभी नहीं पढ़ी है, तो हम पढ़ लेंगे तब आ जाएंगी। 2017 में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल्स टू बायर, एक्चुअल डिलीवरी क्या होती है, ये डिलीवरी नहीं पढ़ी हमने, ये नहीं पढ़ा है सर। प्रॉपर्टी एजेंट कई कई बार तो ना अगले वाले से दे रखा, देखो 2017 में, 2017 वाले में जून में और दिसंबर में दोनों ही केसेस में क्या रखे हैं, अब तक जो हमारे कॉन्सेप्ट हुए नहीं है ना उसमें से आ रखा है। मतलब अब जितना पढ़ लिया ना उसमें से एक क्वेश्चन नहीं पूछ रखा, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछ रखा। अगले वाली 2 क्लासेज में से सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं अगली वाली 2 क्लासेज में से पूछ रखे हैं। ये पढ़ेंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट टेम्पटर कहां पे लागू नहीं होता मेरे बच्चों, इन केस ऑफ सेल अंडर द पेटेंट नेम, इन केस सेंड ट्रेड नेम, वेयर द सेलर इज गिल्टी टू फ्रॉड, वेयर द बायर रियलाइज द स्किल ऑफ, क्या होगा इसका आंसर बताओ जल्दी से, डी होगा इसका आंसर, पता चल गया आप तो। नमो डैट कोड नॉन हैबिट क्या होता है सर, क्या होता है, हाँ, एवरी वन कैन गिव एनीथिंग ही हैज, नो वन कैन गिव हु डजंट हिमसेल्फ पोजेसेस, कोई किसी को वो चीज नहीं दे सकता, नो वन, नेमो का मतलब ही नो वन है, कोई किसी को वो चीज नहीं दे सकता जो उसकी नहीं है, तो 20 का आंसर होगा। डिलीवरी ऑफ गुड्स मींस हो चुका है ये हमारा, अनपेड सेलर नहीं हुआ है अभी हमारा, ये हो चुके हैं, ये कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी, ये रहा। अब ये देखो, ये वाला पढ़ना ही नहीं, ऐसा एग्री टू सेल 10 सिल्वर कॉइन्स फॉर 400 टू बी, दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। हाँ, एस एग्रीड हो जाता है 10 सिल्वर कॉइन्स बेचने को, किसको, 10 सिल्वर कॉइन 4,000 रुपए में बी को बेचेगा, एग्री हो जाता है, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, बिल्कुल ठीक है। कंडीशन एंड वारंटी कैन बी इंप्लाइड और एक्सप्रेस, बोला जी हाँ यही है, ठीक है ये सर। सर क्वाइट पोजेशन, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्वाइट पोजेशन। सर फ्रीडम फ्रॉम इनकम्प्रेंस, बोला जी हाँ। डिस्क्लोजिंग डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, बोला जी हाँ, आर एक्सप्रेस्ड कंडीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अरे मेरे बच्चों, एक्सप्रेस्ड होती है इंप्लाइड होती है, इंप्लाइड कंडीशन होती है, तो एक्सप्रेस्ड नहीं आएगा इसके अंदर। इफ ए फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स कुड नॉट फाइंड टू ट्रू ऑनर, ये अब आगे भी पढ़ा जाएगा वैसे, ये ठीक है, ये अभी नहीं पढ़ा हमने इसको, ये आगे पढ़ेंगे। ऑक्शन सेल इज कंप्लीट ऑन, ऑक्शन सेल नहीं पढ़ा है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे बच्चों, ठीक है, यहीं तक 2018 का देखा, फिर हमने यही बार बार आएंगे। अच्छा ये ला, मर्चेंटेबल क्वालिटी ऑफ गुड्स मीन, मर्चेंटेबल क्वालिटी का मतलब क्या होता है, द गुड्स आर कॉमर्शियली सेलेबल, कॉमर्शियली सेलेबल नहीं सर, दे आर फिट फॉर द पर्पज ऑफ वेयर दे आर जनरली यूज्ड, क्या होनी चाहिए सर, वो फिट होनी चाहिए जिसके लिए वो यूज करी है ना, जो उनका यूज है उसके लिए वो क्या होनी चाहिए, वो फिट होनी चाहिए। द क्वालिटी शुड बी ऑफ हाई स्टैंडर्ड, क्वालिटी उनकी हाई होनी चाहिए, तो क्या इसका आंसर हो सकता है, क्या इसका आंसर हो सकता है, दैट द गुड्स आर कॉमर्शियली सेलेबल, वाणिज्य रूप से वो बेचने लायक हो, सेलेबल हो, पहली बात। दूसरा, वो उस पर्पज के लिए, तो इसका आंसर सी रहेगा बेटा, उस पर्पज के लिए हो जो जनरली यूज करने के पर्पज से हो, ठीक है ना, फिट फॉर द पर्पज विच आर, इसका मेरे ख्याल से सी ही होगा, इसका देख लेते हैं एक बार क्या है इसका आंसर, 4 का, ये रहा सी है इसका आंसर, ठीक है, सी होगा इसका आंसर। फिर क्या है हमारा, कहां था रे क्वेश्चन तू, कहां गया, ये था ना, हाँ यहाँ पे आ जाते हैं हम। विच ऑफ द स्टेटमेंट इन ड्यूटीज ऑफ सेलर अभी पढ़ा नहीं है, फाइंडर ऑफ गुड्स नहीं पढ़ा है अभी, ऑक्शन सेल नहीं पढ़ा है, ये लिखा स्टिपुलेशन इज ए कंडीशन और ए वारंटी डिपेंड्स अपॉन, अब वेदर ए स्टिपुलेशन इज ए कंडीशन और ए वारंटी,
एक स्टिपुलेशन कंडीशन कब होगी, वेदर का मतलब कब, मतलब चाहे एक स्टिपुलेशन एक कंडीशन हो या वारंटी हो, डिपेंड करती है, मतलब एक कंडीशन, एक स्टिपुलेशन कंडीशन और वारंटी कब होगी, किन किन बातों पर डिपेंड करती है। तो बेला जी कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कंडक्ट ऑफ पार्टी नहीं, ट्रेड ऑफ कस्टम नहीं, लोकल लॉ नहीं, तो इसका आंसर होगा ए, द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की ये बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखवा रखा है मैंने, जब ये हमने कंडीशन और स्टिपुलेशन और कंडीशन लिखवाई ना, तो सेम मैंने लिख रखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिख रखा है कि डिपेंड करती है कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। सर वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन नहीं पढ़ानी है, ये अनपेड सेलर ये नहीं पढ़ा है हमने। ट्रू और फॉल्स बताइए, वैसे आएंगे नहीं आप लोगों के, ठीक है। ऑक्शन सेल है, फाइंडर ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट सेल कैन बी मेड, ये ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैन आल्सो बी मेड बाय इंप्लाइड कंडक्ट ऑफ पार्टी, ये नहीं है, ये आपने पढ़ाई नहीं है। 2019 में पहुंच गए हम। कंडीशन आर स्टेपुलेशंस, कंडीशन कौन सी स्टेपुलेशन है, बोला जी एसेंशियल जो है वो, ए होगा इसका आंसर, ठीक है। ये देख नहीं पता चल रही है अब आपको चीजें, ये नहीं पढ़े हैं अभी तक आपने, बेटा यही है आप लोगों के, ठीक है। और ये कंडीशन और वारंटी, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। सेल में क्या फर्क है, ये अभी आपके पहले ना बड़ा बड़ा बीच में एक दौर ऐसा आया था जब बड़े बड़े क्वेश्चन आने लगे थे आप लोगों के, अब फिर वापस छोटे छोटे आने लगे। एक दौर आया था, ठीक है, जब हम पढ़ रहे थे तब दौर आया था एक, उससे भी पहले, फिर बाद में छोटे हो गए थे 2014 के आसपास, फिर आया था, फिर बड़े हो गए थे। तो कर लेंगे, हो जाएगा जी। जल्दी से बताओ बेटा कीर्ति, हो जाएगा या नहीं होगा, कर लेंगे। मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। प्यारे से कॉन्सेप्ट है, कर लोगे आप लोग। चलिए, ये बड़े क्वेश्चंस आ गए फिर आप लोगों के। डिस्क्रिप्टिव जो पेपर आता था, कर लोगे ना, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी की जो क्लासेज है वो जैसे ही अभी जो क्लासेज कितने बजे हमारी 45 पे है ना, तो 45 पे शुरू कर लेंगे हम। कितने बजे, 45 पे कितने बजे है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। SUMIT CMA है ना तुम्हारा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये 7:45 पे हमारा, तो 7:45 पे आ जाऊंगा मैं। 7:45 पे दोबारा मिलते हैं, आज के लिए शुक्रिया आप लोगों का।